फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं। अगर मैं आना होता मैं तो चर्चा के लिए चिल्लाता हूं कितनी बार, वरना तो एससी एसटी के लिए कोई चिल्लाता भी नहीं है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है संविधान में। ये ना होता हमारे घरों में, हमारी गलियों में कोई वोट मांगने नहीं जाता। हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था कितनी बदली है। और एक हमारे सज्जन कह रहे थे कि जाति व्यवस्था की वजह से एक दलित ने छोड़ दिया नक्सलवाद को, लेकिन सवाल यह है बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये धर्म छोड़। दलितों के दर्द को सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में अपना समझने वाले चंद्रशेखर आजाद आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज हर एक बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। आखिरकार ये पहचान चंद्रशेखर आजाद ने बनाई कैसे? रावण को तो बुराइयों का पुतला कहा जाता है, फिर रावण शब्द अपने नाम के पीछे लगाने वाले चंद्रशेखर आजाद कैसे बने दलितों के मददगार? कैसे शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर? कब यूपी के अस्तित्व में आए और कैसे रावण शब्द चंद्रशेखर आजाद ने अपने नाम के साथ जोड़ा? क्या है पर्दे के पीछे की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं चंद्रशेखर आजाद से जुड़े हर सवाल के जवाब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। चंद्रशेखर आजाद रावण का सफरनामा। चंद्रशेखर आजाद रावण भारत के एक प्रमुख युवा दलित नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता है। चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म 3 दिसंबर साल 1986 में सहारनपुर स्थित घटकोली गांव में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। मां कमलेश देवी गृहिणी है। चंद्रशेखर आजाद 5 बहन भाई हैं। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून से लॉ की पढ़ाई की, वकालत की पढ़ा। चंद्रशेखर आजाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन सहारनपुर के एक अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचारों को देखते हुए वे समाज सेवी बन गए। वे खास तौर पर दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाते नजर आते हैं। उनके समर्थक उन्हें रावण के नाम से भी जानते हैं, जिसे उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। साल 2015 में उन्होंने भीम आर्मी भारत एकता मिशन नामक संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दलित समाज को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। भीम आर्मी ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कई स्कूल भी चलाए, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा अभी भी दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर तब सुर्खियों में आए जब 2017 में सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा राजपूत दलित के बीच भड़क उठी। उस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, हमें तो ये हिंदू ही नहीं मानते, वरना ऐसा बर्ताव नहीं करते। शब्बीरपुर में दलितों के 25 घर और दुकानें जला दी गई, लेकिन जब इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ तो 37 लोगों को जेल में डाल दिया गया और करीब 300 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद उन्होंने खुलकर दलितों के पक्ष में आवाज उठाई और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके चलते उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और कुछ समय तक जेल में उन्हें रहना भी पड़ा। उनकी गिरफ्तारी के बाद वे दलित युवाओं के बीच एक बड़े प्रतीक के रूप में उभरे। रावण शब्द जोड़ने के पीछे का कारण। चंद्रशेखर आजाद के नाम के साथ रावण जोड़ने के पीछे एक खास सामाजिक और राजनीतिक कारण नजर आता, जैसे पहचान प्रतिरोध का प्रतीक, ब्राह्मणवादी सोच को चुनौती, दलित राजनीति में अलग पहचान और युवाओं को जोड़ने की रणनीति। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने रावण शब्द को एक प्रतिकार और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में अपनाया। समाज में जिन शब्दों या किरदारों को नकारात्मक दिखाया गया, उन्हें सकारात्मक रूप में अपनाकर वे एक संदेश देना चाहते हैं कि दलित समाज अब दबेगा नहीं। साथ ही रामायण में रावण को खलनायक माना जाता है, लेकिन कुछ विचारधाराओं में उन्हें विद्वान और शक्तिशाली राजा भी बताया जाता है। इसलिए रावण नाम जोड़कर चंद्रशेखर आजाद इस पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं, जो समाज में ऊंच नीच को बढ़ावा देती है। इसके अलावा भारतीय राजनीति में एक अलग और मजबूत पहचान बनाने के लिए भी उन्होंने ये नाम अपनाया। सबसे बड़ी वजह, रावण नाम सुनते ही लोग तुरंत उन्हें पहचान लेते हैं। ये एक पॉलिटिकल ब्रांड भी बन गया है। उनका ये स्टाइल खास कर दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं को आकर्षित करता है। ये नाम एक तरह से बागी छवि बनाता है, जिससे वे युवाओं के बीच लोकप्रिय हुए।
कुल मिलाकर बात करें तो रावण शब्द चंद्रशेखर आजाद के लिए सिर्फ नाम नहीं बल्कि संघर्ष, विरोध, आत्मसम्मान का प्रतीक है। आजाद जी, मैं विनम्र बात रखना चाहती हूँ। विदुर, बिजनौर के दिमाग वाले, हम सब मान्यता देने वाले एक बढ़िया एक कैरेक्टर महाभारत के चंद्रशेखर विदुर। सर, सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू से दैट। द ग्रेट चमार का किस्सा क्या? चंद्रशेखर आजाद रावण से जुड़ा द ग्रेट चमार बोर्ड वाला मामला काफी चर्चाओं में रहा। ये घटना अप्रैल-मई 2017 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के चंद्रपुरा छटम्मलपुर क्षेत्र में सामने आई थी, जब गांव में तनाव और बाद में हिंसा हुई। बता दें कि चंद्रशेखर को सुर्खियां तब भी मिली जब उन्होंने अपने गांव घटकोली के सामने द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया था। वे बताते थे कि यूपी में एक लहर थी जहां हर तरफ जाति को लेकर नाम को हाईलाइट किया जाता था। गाड़ियों पर जातियां लिखी जाती थी, घर के दरवाजों पर जातियां लिखी जाती थी, इलाके में वाहनों तक पर जाति के नाम लिखे जाते थे और उन्हें दूर से पहचाना जाता था, जैसे द ग्रेट राजपूत, राजपूताना। इसलिए हमने भी द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया। इसे लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन आज भी इसकी मौजूदगी वहां पर है। चंद्रशेखर आजाद रावण का राजनीतिक सफर। चंद्रशेखर आजाद ने 2020 में आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य बहुजन समाज की राजनीति को आगे बढ़ाना और सामाजिक न्याय की लड़ाई को राजनीतिक मंच देना है। उन्होंने कई चुनाव भी लड़े, जिनमें 2019 का वाराणसी से लोकसभा चुनाव भी शामिल है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में उतरने का फैसला किया, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए, कोई भी असर नहीं छोड़ा। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने 2022 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, जिसके साथ साथ अपनी पार्टी के तहत 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और साथ ही साथ गोरखपुर सदर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतर गए। चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत नहीं पाए। योगी आदित्यनाथ 1 लाख वोटों से गोरखपुर से चुनाव जीत गए। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद फिर उतरे और इस बार उन्होंने दलित बहुल्य सीट नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ा और 1,51,000 वोटों से उन्होंने ये चुनाव जीत लिया और बीजेपी के ओम कुमार को हरा दिया, जिसके बाद पहली बार दलित चेहरा संसद तक पहुंचा और 50 प्रभावशाली नेताओं में चंद्रशेखर आजाद का नाम शुमार हुआ। मैं चंद्रशेखर, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति और विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से प्रभावित है। वे संविधान, समानता और शिक्षा को समाज में बदलाव का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। उनके भाषणों में अक्सर सामाजिक अन्याय, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ कड़ा रुख देखने को मिलता है। हम लोग फूले, साहू, अंबेडकर को मानने वाले लोग, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के आधार पर चलते हैं। हम लोग बंदूक को सही नहीं मानते और बंदूक का रास्ता सही भी नहीं, क्योंकि अगर कमजोर कभी बंदूक उठाएगा तो उसको कुचलना, उसको मारना आसान हो जाएगा, नक्सली या और तमाम तरह के आरोप लगा के। इसलिए बाबा साहब ने कलम की बात की और कलम को हथियार बताया। सभापति महोदय, मगर सवाल ये है कि 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो इस देश का जो वंचित वर्ग, SC, ST, OBC, जब 15 अगस्त को आज़ादी का सवेरा आ गया तो क्या जल, जंगल, जमीन में बंटवारा हुआ? उसको उसका हक अधिकार मिला। अगर उसको जमीन मिल जाती, घर मिल जाता, उसको अवसर मिल जाते तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चलानी पड़ती। सभापति महोदय, जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदार, क्योंकि मैं तो वो व्यक्ति हूँ जिसके खुद के ऊपर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा जब मैं अपने लोगों के लिए लड़ने गया, और 2 अप्रैल 2018 को मेरे जैसे बहुत सारे लोगों पे लगा
क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सवाल यह है, नक्सलियों के नाम पे क्या आदिवासियों की हत्या स्वीकार्य हो सकती है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारा स्टैंड है, हम नक्सलवाद के समर्थक नहीं है, लेकिन आदिवासियों को नक्सली कहकर उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, देश की 1/4 आबादी SC ST 25% से ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म जाति अन्य अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तब इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? SC ST OBC के अन्याय की आवाज क्यों नहीं सुनना चाहता? कितनी चर्चाएं होती हैं। आज हालात कितने सारे अलग अलग हैं, लेकिन चर्चा इतने बड़े 25% समाज पे क्यों नहीं होती? 52% OBC पे क्यों नहीं होती? सभापति महोदय, मैं तो मानता हूं, कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं, अगर मैं यहाँ ना होता, मैं तो चर्चा के लिए चिल्लाता हूं कितनी बार, वरना तो SC ST के लिए कोई चिल्लाता भी नहीं है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है संविधान में। ये ना होता, हमारे घरों में, हमारी गलियों में कोई वोट मांगने नहीं जाता। हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था कितनी बदली है। और एक हमारे सज्जन कह रहे थे कि जाति व्यवस्था की वजह से एक दलित ने छोड़ दिया नक्सलवाद को, लेकिन सवाल यह है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये धर्म छोड़ा था क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था खाई है, ऊंच नीच का भाव है। सभापति महोदय, हमारे सम्मानित एक भाजपा के सांसद जवाब दे रहे थे बड़ी चिंता के साथ। सभापति, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो ये कह रहे थे जवाब देते कि उन्होंने कुछ ब्राह्मण्स के नाम लिए और कहा कि भाई ये इनके मालिक हैं, इनके यहाँ लेबर तो SC ST है, ये विचारधारा पर आधारित है। तो क्या कहना चाहते थे कि इस देश को तोड़ने की मूवमेंट कौन चला रहा है? जवाब दें। वो बड़ी बात यह है, उन्होंने ट्वीट किया 2 दिन पहले, मैं चाहता था मैं उनको जवाब दूं, उन्होंने आरक्षण को कोसने का काम किया। ये भाजपा की सोच है, जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सभापति महोदय, मैं 1000 से ज्यादा जवानों की जान गई है 2010 से लेकर 23 तक। CRPF के जवान संसद की सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। अभी असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक की, उसका पैर उड़ गया, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में थी, सरकार रिव्यू पिटीशन में गई, फिर उनके फेवर में थी। खत्म करूंगा 30 सेकंड में। सभापति महोदय, फिर भी बिल आ गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या एक CRPF BSF जो CAPF के हमारे जवान है, क्या उनकी शहादत नहीं है? क्या उनको जो है शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? उनको सभापति सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और अंत में सभापति महोदय, इस देश में जवान शहीद होता है, उसको शहीद का दर्जा मिले, उसको सम्मान भी, लेकिन देश की सुरक्षा करते हैं। हम तो सम्मान करते सेना का। सीवर में सफाई कर्मचारी मरता है, इतने आगे बढ़े हम लोग, उसके बच्चों को भी अपना पेट पालने के लिए कई तरह की मुसीबत गुजरना पड़ता है, कोई नहीं सोचता। सच ये है, इस देश में दलित आदिवासी आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे। सरकार उनके लिए कुछ सोचना नहीं चाहती। सरकार नहीं सोचेगी तो फिर से किसी वाद का जन्म हो जाएगा। इसका, इस अन्याय का, ये जो कठोर अन्याय है, जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। सभापति महोदय, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ने। आज के समय में चंद्रशेखर आजाद रावण एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हुए सामाजिक बदलाव की बात करते हैं। वे सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके समर्थकों के लिए वे एक संघर्षशील नेता, जबकि आलोचकों के लिए वे एक आक्रामक राजनीतिक चेहरा है। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद रावण आधुनिक भारत में उभरते हुए उन नेताओं में से एक है जो सामाजिक न्याय और बराबरी के मुद्दों को केंद्र में रखकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद उभर चुके हैं। एक बड़ा चेहरा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो चुका है। देखना होगा जो प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने छोड़ा, क्या वो प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनाव में छोड़ पाएंगे।